Hello learners, welcome to We Learning, and today we are going to discuss one of the important topic of business finance. आज हम देखेंगे डिविडेंड थ्योरीज. ओके, डिविडेंड थ्योरीज में हम वॉल्टर्स मॉडल, गॉर्डन्स मॉडल देखेंगे. वैसे तो अपनी डिविडेंड थ्योरीज में एमएम अप्रोच ये सारी भी आती हैं, बट आज की क्लास में हम रेलेवेंट थ्योरीज देखेंगे जो आपकी वॉल्टर एंड गॉर्डन ने दिया है. ओके, इनके बारे में हम डिटेल देखेंगे क्या है इस थ्योरी में, अजम्पशंस कौन से हैं, क्वेश्चंस कौन से हैं. क्वेश्चंस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी हम करेंगे क्योंकि हमारे नेट एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये. और हम इसके क्रिटिसिज्म भी देखेंगे. ओके, मतलब हम डिटेल में करने वाले हैं डिविडेंड थ्योरीज. और ये अपना पार्ट 10 है बिजनेस फाइनेंस का. इससे पहले पार्ट 9 में मैंने डिविडेंड की पॉलिसीज़ भी करवाई हैं, तो आपने नहीं देखा तो आप डिविडेंड की पॉलिसीज़ भी देखो फॉर बेटर कंसेप्ट क्लैरिटी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास. चलो, तो हम देखेंगे डिविडेंड थ्योरीज, रिलेवेंट थ्योरीज देखेंगे आज हम डिविडेंड की. और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना. अगर क्लास अच्छी लगेंगी तो क्लास को पूरा देख लो, उसके बाद अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना, सो दैट आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलती रहे और आपके नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो पाए. तो चलो देखते हैं रिलेवेंट थ्योरीज ऑफ डिविडेंड. रिलेवेंट थ्योरी ऑफ डिविडेंड दो लोगों ने दिया. किसने दिया है? एक तो वॉल्टर ने और एक दिया है गॉर्डन ने. अब रिलेवेंसी का मतलब क्या होता है? रिलेवेंस ऑफ डिविडेंड का मतलब है डिविडेंड की जो वैल्यू है, क्या उसका कोई इफ़ेक्ट पड़ता है आपका वैल्यू ऑफ फॉर्म पे? तो हाँ, रिलेवेंस का मतलब यही है कि डिविडेंड की जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ डिविडेंड एंड वैल्यू ऑफ फॉर्म आर इंटरकनेक्टेड. दोनों में रिलेशन होता है, दोनों एक दूसरे से अफेक्ट होते हैं. ये बताया किसने? तो वॉल्टर ने बताया एंड आपके गॉर्डन ने बताया है. तो इन थ्योरीज को हम डिटेल में पढ़ेंगे. चलो देखो, अब ये है आपकी वॉल्टर मॉडल. आपका वॉल्टर मॉडल ऑफ डिविडेंड पॉलिसी किसने दिया? प्रोफेसर जेम्स ई वॉल्टर. प्रोफेसर जेम्स ई वॉल्टर ने इस थ्योरी को दिया है, इस पॉलिसी को दिया है. ये क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट पॉलिसी एंड डिविडेंड पॉलिसी ऑफ अ फर्म आर इंटर रिलेटेड. इन्वेस्टमेंट पॉलिसी जो होती है वो और डिविडेंड पॉलिसी होती है फर्म की, वो दोनों इंटर रिलेटेड होती है. ओके, अब दोनों में किस तरह से रिलेशन है ये भी हम आगे डिटेल में देखेंगे. ही कैटेगराइज्ड टू फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ द शेयर, डिविडेंड पे आउट रेशियो ऑफ द कंपनी. ये क्या बोलते हैं? इन्होंने दो फैक्टर्स दिए. एक तो फर्स्ट फैक्टर है डिविडेंड पे आउट रेशियो. ये फर्म की जो शेयर होती है, शेयर के प्राइस को अफेक्ट कर रहा होता है. डिविडेंड पे आउट रेशियो का मतलब है आप कितना पे आउट करते हो, कितना डिविडेंड दे रहे हो. ओके, तो ये फर्म के शेयर की प्राइस को अफेक्ट कर रहा होता है. और दूसरा फैक्टर इन्होंने बताया रिलेशनशिप बिटवीन द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द कंपनी एंड द कॉस्ट ऑफ कैपिटल. जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, आप कितना कॉस्ट पे कर रहे हो, आपने जो कैपिटल लिया है, डेट लिया है या फिर इक्विटी ली है, प्रेफरेंस शेयर्स लिया है, तो उस पर आप कितना पे करते हो वो, और जो आपको रिटर्न मिल रहा है, उन दोनों में कुछ रिलेशन होता है. तो ये भी एक फैक्टर है जिसको किसने बताया है? वॉल्टर ने बताया है. नाउ अब इनका अजम्पशंस क्या था वो भी हम देखेंगे, बट उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि उन्होंने मेन तीन चीज़ें उन्होंने बताई थी. इसको बोलते हैं हम 3 सिनेरियो मॉडल. ओके, अपना जो वॉल्टर का मॉडल, इसको हम 3 सिनेरियो मॉडल भी बोलते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो 3 सिनेरियो उन्होंने दिया. फर्स्ट वो बोलते हैं जब आपका रिटर्न, आपको जो रिटर्न मिल रही है वो आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा है. ओके, जो आपने पे करना है उससे ज़्यादा आपको रिटर्न मिल रहा है, मतलब आपका फर्म ग्रो कर रहा है, आप ग्रोथ में हो, आपको प्रॉफिट हो रहा है. अब प्रॉफिट हो रहा है तो ऑब्वियसली फर्म ग्रो कर रहा है. और जब फर्म ग्रो कर रहा होता है तो हमें क्या करना है? तो हमें सारे के सारे अर्निंग्स को रख लेना है. ओके, चलो मतलब क्या है? कॉस्ट आपको पड़ी 10 रुपीज़ की. ओके, आपको 10 रुपीज़ पे करने हैं और रिटर्न आपको कितना मिल रहा है? तो रिटर्न मानकर चलो आपको मिला 12.
ओके, तो ये ज़्यादा है ना, कितने रुपए ज़्यादा हो रहे हैं, तो 2 रुपए। ओके, तो 2 रुपए की जो अर्निंग हुई है, तो वॉल्टर बोलते हैं कि जो 2 रुपए की अर्निंग हुई उसको रख लो अपने फर्म में, और डिविडेंड नहीं पे करना है, क्योंकि आपके फर्म को प्रॉफिट हो रहा है, आपकी फर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है आपके पास, ग्रो कर रही है फर्म, आप और ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हो। ओके, तो ऐसे केसेस में जो हमारा 2 रुपीज़ है, जो अपना अर्निंग है, उसको हमें अपने पास ही रख लेना है, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं पे करना। तो यहाँ होता है आपका पे आउट रेशियो फॉर ग्रोथ फर्म इज़ 0%, आपको नहीं करना, 0% होगा आपका पे आउट रेशियो। ओके, नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका नॉर्मल फॉर्म। अब जब नॉर्मल फॉर्म का केस हो तो क्या करना है आपको, नॉर्मल फॉर्म का केस कब होता है, जब आपका रेट रिटर्न इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है, मतलब जितना आप पे कर रहे हो, लाइक आपने 10 पे करा और आपको रिटर्न भी 10 ही आया, तो फिर ये तो इक्वल हो गया ना। तो जब ऐसे इक्वल वाला केस होता है तो मतलब कि आपके पास बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं है, स्टेबल है आपकी फॉर्म, मतलब इक्वल इक्वल चल रहा है ना, आपके पास बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है और ना ही आप लॉस में जा रहे हो। तो ऐसे केसेस में क्या करने होते हैं, तो ऐसे केसेस में चॉइस है फॉर्म के पास कि या तो आप पे आउट कर दो, जितना हो सके पे आउट कर दो, या तो आप रिटेन्ड अर्निंग रख लो, या तो आप अपने पास पैसे रख लो। ओके, तो ये 2 इनडिफरेंट वाले केसेस होते हैं नॉर्मल फॉर्म के केस में। नाउ नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट डिक्लाइनिंग फॉर्म। अब ये केस कब होता है, ये होता है जब आपकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ओके, वो ज़्यादा पड़ रही है रिटर्न से, मतलब आपने पे करना है कितना, 12 रुपीज़। ओके, 12 था आपका रिटर्न, देखो आपको पे, आपको कॉस्ट ऑफ, एक सेकेंड, आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल पड़ रहा है कितना, आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल पड़ रहा है 12 रुपीज़, और आपको रिटर्न कितना मिल रहा है, रिटर्न मिल रहा है आपको 10 रुपीज़, तो ये तो कम हो गया ना, लॉस में जा रहे हो आप। अब जब आप लॉस में जा रहे हो तो आपकी फर्म क्या कहलाएगी, डिक्लाइनिंग फर्म कहलाएगी, मतलब आपके पास कोई प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है आपके फर्म के पास। और जब ऐसा केस होता है तो हमें हमारा ऑप्टिमम पे आउट रेशियो या तो 0% होता है या 100% होता है, लेकिन बेस्ट कौन सा होता है, अगर चूज़ करने बोले बेस्ट कौन सा होता है डिक्लाइनिंग फॉर्म के लिए, तो बेस्ट होता है जब आप 100% पे आउट ही कर दो। क्यों, रीज़न क्या है, क्योंकि डिविडेंड अगर आप नहीं देते हो, आप मानकर चलो आपकी फर्म लॉस में जा रही है, अब शेयर होल्डर्स को तो ऐसे ही इनसिक्योरिटी हो गई कि भाई फर्म लॉस में जा रही है, अब आप उनको डिविडेंड भी नहीं दोगे तो क्या वो टिकेंगे आपके फर्म में, नहीं टिकेंगे। तो उनको टिका के रखने के लिए हमें देना पड़ता है, पेमेंट करना पड़ता है, डिविडेंड देना होगा। ओके, इसलिए डिक्लाइनिंग फॉर्म में बेस्ट यही होता है कि थोड़ा सा डिविडेंड उनको दे दो, सो दैट वो रिटेंशन रहे उनका, वो रहे हमारे फॉर्म में, ये केसेस आते हैं। ठीक है, चलो, तो ये 3 था अपना 3 आपका सिनेरियो मॉडल है, ग्रोथ फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म और डिक्लाइनिंग फॉर्म। तो ये क्वेश्चन में पूछा भी है एनटीए ने, आपका यूजीसी में पूछा गया था कि 3 सिनेरियो मॉडल किस में होता है, तो हमें पता चल गया ये होता है अपना वॉल्टर मॉडल में। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं, अब हम करेंगे अजम्पशंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अजम्पशन से काफ़ी क्वेश्चन आता है अपना, तो ये आप लिख लो, मैं तो बोलूँगी बोल रही हूँ मैं, लिखते जाओ आप, ठीक है। फर्स्ट क्या है आपका, फर्स्ट है अजम्पशन वॉल्टर मॉडल का, ऑल द इन्वेस्टमेंट आर फाइनेंस्ड बाय द फर्म थ्रू रिटेन्ड अर्निंग्स। ओके, जितने भी इन्वेस्टमेंट हैं, जितने भी फाइनेंस्ड कर रहे हो आप इन्वेस्टमेंट को, तो कहाँ से करो, रिटेन्ड अर्निंग से करो, बाहर से ना, आपको इक्विटी डेट कुछ नहीं लेना। ओके, कोई इक्विटी डेट नहीं लेना, आपको पूरा का पूरा फाइनेंस कहाँ से करना है, रिटेन्ड अर्निंग से करना है, ये बोला वॉल्टर ने, फर्स्ट अजम्पशन। सेकंड इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला जो आपका रेट ऑफ रिटर्न और कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है फर्म का, वो कांस्टेंट रखना है। ओके, जो आपकी रिटर्न आ रही है और जितना आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जितना आपको कॉस्ट देना पड़ रहा है, वो कांस्टेंट रहता है, ये बोला वॉल्टर जी ने।
अब नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला बिगनिंग अर्निंग्स एंड डिविडेंड्स ऑफ द फर्म नेवर चेंज। बिगनिंग स्टार्टिंग में जो अर्निंग होती है और डिविडेंड होती है कुछ साल तक, स्टार्टिंग मतलब फर्स्ट ईयर नहीं, स्टार्टिंग मतलब कुछ साल तक, स्टार्टिंग के कुछ साल तक जो अर्निंग और डिविडेंड होता है वो चेंज नहीं करता, वो सेम रहता है। ओके, ये इनका नेक्स्ट अजम्पशन था। और क्या बोला इन्होंने, इन्होंने बोला द कंपनी हैज़ एन इनफाइनाइट और अ वेरी लॉन्ग लाइफ। कंपनी की लॉन्ग लाइफ है, इनफाइनाइट लाइफ है। नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला, ही ऑल्सो अज्यूम्ड ऑल इन्वेस्टर्स आर रैशनल। सारे इन्वेस्टर्स रैशनल है, मतलब परफेक्ट कैपिटल है, परफेक्ट मार्केट है, सॉरी परफेक्ट मार्केट है, मतलब इन्वेस्टर्स को सारी नॉलेज है, सारा कुछ पता है इन्वेस्टर्स को, ये बोला इन्होंने। दूसरा और भी इन्होंने अजम्पशन लिया कि देयर इज़ नो कॉस्ट टू द कंपनी इन इशूइंग अ सिक्योरिटी। कोई कॉस्ट नहीं पड़ता, आप सिक्योरिटी इशू करते हो तो कोई कॉस्ट नहीं पड़ता आपको, बाय या सेल करो आप सिक्योरिटी, या फिर कोई कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड टैक्स भी नहीं लगता, कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ये जो कॉस्ट है आपकी बाइंग या सेलिंग सिक्योरिटी, तो इसको ट्रांजैक्शन कॉस्ट बोलते हैं। तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं लगता, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स नहीं लगता, इन सब को इन्होंने अजम्पशन में रखा था। अब नेक्स्ट क्या है देखते हैं, अजम्पशंस हो गए अपने। अब वॉल्टर मॉडल का फॉर्मूला क्या है, तो वो है आपका P इज इक्वल टू डी प्लस आर बाई के इन ब्रैकेट E माइनस डी बाई ओवरऑल डिवाइडेड बाई के। ओके, अब P क्या है, तो P है आपकी मार्केट प्राइस पर शेयर, D है आपका डिविडेंड पर शेयर, अर्निंग्स पर शेयर है आपका ये E, देन इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द फर्म, फर्म को कितना रिटर्न मिल रहा है तो वो है आपका R, और K है आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द फर्म। तो इससे कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बता रही हूँ। ओके, इसको आप खुद भी सॉल्व करके देखना, एक बारी पहले मेरी सुन लो। क्या है, फर्स्ट है आपका कंपनी हैज़ एन EPS ऑफ ₹15। एक कंपनी के पास EPS अर्निंग पर शेयर कितने की है, 15 रुपीज़ की है। द मार्केट रेट ऑफ डिस्काउंट एप्लीकेबल टू द कंपनी इज 12.5%। अब मार्केट रेट ऑफ डिस्काउंट क्या होता है, तो मार्केट रेट ऑफ डिस्काउंट आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल को ही बोलते हैं। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो मार्केट रेट ऑफ डिस्काउंट ये है आपका 12.5%। रिटेन्ड अर्निंग्स कैन बी री इन्वेस्टेड एट IRR ऑफ 10%। IRR मतलब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, तो रिटर्न कितना है आपका, रेट है इसका 10%। द कंपनी इज पेइंग आउट ₹5, कंपनी डिविडेंड दे रही है 5 रुपीज़ की। अब हमें क्या करना है, हमें मार्केट प्राइस निकालना है शेयर का। ओके, यूजिंग वॉल्टर्स मॉडल। तो क्या है, फर्स्ट तो आपके पास ये सारी चीज़ें गिवन हैं, अब आपको बस फॉर्मूला पे अप्लाई करना है और कुछ नहीं, वेरी इजी। क्या है, P इज इक्वल टू 5 है आपका क्या, 5 है आपका डिविडेंड। तो डिविडेंड ये देखो, फॉर्मूला को देखते जाओ, होता जाएगा आपका। 5 है आपका डिविडेंड बाई 0.125, क्या लिख दिया मैंने, तो 0.125 है आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल, के हमें रखना है ना, तो के कितना है 0.125, मतलब अब 12.5 को आप परसेंटेज में निकालो, बाई 100 करोगे तो आपका वही निकलेगा ना, 2 0 आगे आ गया, तो 0.125 हुआ। ओके, तो बाई 0.125 प्लस 0.110 10% को 0.10 लिख सकते हैं, इंटू है आपका 15 माइनस 5 क्या है, E माइनस डी डिवाइडेड बाई अगेन 0.125। तो 0.125 दो बार क्यों आ रहा है, क्योंकि फिर आप इसको बाद में भी करोगे ना, ये मैंने एक्सप्लेन करने के लिए ऐसे लिखा है, आप बाद में इसको कॉपी में लिख कर देखोगे तो पता चलेगा, LCM निकालोगे तो लास्ट तो एक ही बारी फिर हमें लिखना होता है 0.125। ओके, अब ओवरऑल से फिर इसको कॉस्ट ओवरऑल से को डिवाइड करते हैं हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, दैट इज 0.125 से, तो हमारा वैल्यू कितना आएगा, वैल्यू आया हमारा 104। ओके, आई होप दिस इज क्लियर नाउ। चलो अब देखेंगे हम क्रिटिसिज्म क्या थे वॉल्टर्स मॉडल में। तो जो अजम्पशंस होते हैं वही अपने क्रिटिसिज्म भी होते हैं। ओके, तो एक तो अजम्पशन इन्होंने ले रखा था
नो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, कोई एक्सटर्नल फाइनेंसिंग नहीं होती। तो भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है। फर्म अगर आगे इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो ऑब्वियसली उसको उधार लेने की ज़रूरत पड़ेगी, पूरी की पूरी रिटेन्ड अर्निंग से नहीं कर सकते, इतना तो प्रॉफिट नहीं कमा रखा है फर्म ने। ओके, तो बहुत रेयर केसेस ऐसे होते हैं जब रिटेन्ड अर्निंग से काम चल जाता है। मैक्स टू मैक्स हमें बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए डेट या इक्विटी पे डिपेंड करना ही पड़ता है। अब नेक्स्ट क्या है आपका, कांस्टेंट आर एंड के, रिटर्न और कॉस्ट ऑफ कैपिटल के इन्होंने कांस्टेंट रख दिया। तो भाई ये भी पॉसिबल नहीं है। बिजनेस रिस्क जो है वो आपका वेरिएट करता रहता है, एक जैसा तो नहीं रहता ना बिजनेस रिस्क, तो वो वेरिएट करेगा, तो ऑब्वियसली आपका रेट ऑफ रिटर्न भी वेरिएट करेगा, आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी ज़्यादा कम पे करने पड़ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इन्होंने बोला कंक्लूजन ऑफ रिटेनिंग 100% ऑफ अर्निंग, इन्होंने बोला 100% ऑफ अर्निंग रखने हैं। लाइक ग्रोथ फर्म है, जो फर्म ग्रो कर रही है, तो उस केस में इन्होंने बोला जब फर्म ग्रो कर रही है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, तो 100% अर्निंग रख लो, रिटेन कर लो। लेकिन आप अगर 100% रिटेन कर लेते हो तो फिर आपके शेयर होल्डर्स तो ऐसे ही उनको टेंशन हो जाएगी कि भाई क्या हो रहा है, हमें डिविडेंड नहीं दिया जा रहा, अच्छा खासा फर्म ग्रोथ कर रहा है फिर भी नहीं मिल रहा, तो वो फिर दंगे पे उतर आएंगे। ठीक है, तो इसलिए रिटेन्ड अर्निंग 100% इज़ नॉट पॉसिबल। नाउ नेक्स्ट क्या है, बहुत सारे अनरियलिस्टिक अजम्पशंस उन्होंने लिए थे, लाइक परफेक्ट मार्केट होगी, इन्वेस्टर्स रैशनल होंगे, तो इन्वेस्टर्स को सारे इन्फॉर्मेशन हो ये ज़रूरी तो नहीं है ना, और ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं होगा, आपका कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स कॉस्ट डिविडेंड कॉस्ट नहीं होगा, तो ये सारी चीज़ें भी पॉसिबल नहीं हैं। तो ये कुछ अनरियलिस्टिक अजम्पशंस इन्होंने लिए थे, वही उनके क्रिटिसिज्म बन गए। नाउ अब हम करेंगे अपना गॉर्डन का मॉडल। आई होप आपको वॉल्टर मॉडल क्लियर हो गया हो। अब गॉर्डन मॉडल ऑफ डिविडेंड पॉलिसी देखते हैं। तो ये किसने दिया, ये दिया मायरन गॉर्डन ने। ओके, और गॉर्डन मॉडल ऑफ डिविडेंड पॉलिसी को हम डिविडेंड ग्रोथ मॉडल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। ओके, अब डिविडेंड ग्रोथ मॉडल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी थ्योरी है जिसमें डिविडेंड के ग्रोथ की बात कही गई थी कि फ्यूचर में अगर डिविडेंड जब ग्रो करता है तो उसमें क्या होता है। ओके, तो वो कैसे फर्म की वैल्यू को अफेक्ट करता है, तो ये बोला गया आपका गॉर्डन मॉडल में। नाउ दिस मॉडल अज्यूम्स अ कांस्टेंट लेवल ऑफ ग्रोथ इन डिविडेंड्स ओवर अ लॉन्ग लाइफ। ये मॉडल अज्यूम करके चलता है कि जो कांस्टेंट ग्रोथ, जो आपकी डिविडेंड होती है, कांस्टेंट लेवल ऑफ ग्रोथ इन डिविडेंड होती है, वो कॉन्स्टेंटली ग्रो करते रहता है। ओके, तो ये इनका अजम्पशन था। नाउ अब इन्होंने भी, जैसे वॉल्टर ने जो कहा था 2 फैक्टर वो लेकर चल रहे थे, वैसे ही गॉर्डन भी उसी 2 फैक्टर को फॉलो करे। इन्होंने भी कहा डिविडेंड पे आउट पॉलिसी, और दूसरा इन्होंने भी कहा रेट ऑफ रिटर्न एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल में क्या रिलेशनशिप होता है। तो इन 2 फैक्टर्स को लेकर इनकी भी थ्योरी आई थी। ऑलमोस्ट सेम है आपका गॉर्डन मॉडल भी, और गॉर्डन और वॉल्टर मॉडल, बस कुछ डिफरेंसेस है। लाइक ग्रोथ, अभी आपने देखा ग्रोथ को इंट्रोड्यूस किया है गॉर्डन जी ने। ओके, तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं, हम देखेंगे, क्लियर होता जाएगा अपना। नाउ अजम्पशन क्या है, तो फर्स्ट है आपका द फर्म इज़ एन ऑल इक्विटी फर्म। ये भी बोलते हैं कि फर्म जो है वो ऑल इक्विटी फर्म है, सिर्फ रिटेन्ड अर्निंग को ही इसमें फाइनेंस के लिए यूज़ किया जाता है। इन्होंने भी सेम बात कही कि सिर्फ और सिर्फ रिटेन्ड अर्निंग होता है, भाई एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग नहीं यूज़ करने हमें। ओके, नेक्स्ट अजम्पशन इन्होंने बोला रेट ऑफ रिटर्न एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल कांस्टेंट रहेगा, सेम अजम्पशन थी इनकी ये भी। नाउ नेक्स्ट था लाइफ ऑफ फर्म इज़ इंडेफिनिट होता है लाइफ ऑफ फर्म, परपेचुअल लाइफ होती है। नाउ टैक्स डज नॉट एग्जिस्ट, गॉर्डन जी ने कहा टैक्स एग्जिस्ट नहीं करता। और इन्होंने कहा ग्रोथ रेट इज़ कांस्टेंट, ग्रोथ रेट जो होता है फर्म की, जो ग्रोथ है वो कॉन्स्टेंटली, डिविडेंड जो होती है फर्म में, वो उसकी ग्रोथ कॉन्स्टेंटली होती रहती है। और जो ग्रोथ होता है वो प्रोडक्ट होता है रिटेंशन रेशियो एंड इट्स रेट ऑफ रिटर्न। अब रिटेंशन रेशियो क्या है, रिटेंशन मतलब आप कितना रिटेन्ड अर्निंग रखते हो। ओके, तो आप कितना फर्म में रखते हो और आप कितना रेट ऑफ रिटर्न आपको पड़ रहा है। ओके, कितना रिटर्न आपको मिल रहा है, इसका प्रोडक्ट होता है ग्रोथ रेट।
ग्रोथ रेट इसी का प्रोडक्ट होता है। नाउ नेक्स्ट इन्होंने कहा कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज ग्रेटर देन ग्रोथ रेट। कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो होती है वो ग्रोथ रेट से ज़्यादा होती है, ये इनकी अजम्पशन थी। नाउ अब हम देखेंगे क्वेश्चंस इस पे और फॉर्मूला देखेंगे इसका क्या है। तो अकॉर्डिंग टू गॉर्डन्स मॉडल द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स इज इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर डिविडेंड्स। अब ये क्या बोलते हैं, गॉर्डन मॉडल में बोला जाता है कि जो मार्केट वैल्यू होती है शेयर्स की, ओके, जो मार्केट वैल्यू होगी, अभी जो आपके शेयर की मार्केट वैल्यू है वो आपको जो फ्यूचर डिविडेंड मिलेगा तब जो आपकी प्रेजेंट वैल्यू होगी ना उसके इक्वल होती है। ओके, फ्यूचर डिविडेंड में आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू होगी वो आपकी अभी की आपके शेयर की मार्केट वैल्यू होती है, ये बोला इन्होंने। अब इसको वो किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो फॉर्मूला है इसका ई, देखो क्या है फॉर्मूला, ई 1 - बी ओके डिवाइडेड बाय के कॉस्ट ऑफ इक्विटी, के ई माइनस बी आर। ओके, तो ये फॉर्मूला है, ये इन्होंने बोला, जिसमें ये बोलते हैं पी का वैल्यू क्या है, प्राइस ऑफ शेयर, पी का मतलब है प्राइस ऑफ शेयर जो हमें फाइंड आउट करना होता है। ई मीन्स अर्निंग पर शेयर, बी किसको शो करता है, तो बी बताता है रिटेंशन रेशियो, आप कितना रिटेन करते हो। अब देखो बी जब रिटेंशन रेशियो बताता है तो 1 - बी करोगे तो क्या निकलेगा, तो निकल जाएगा आपका डिविडेंड, क्योंकि अगर आप रिटेंशन आपकी हो रही है आपके फर्म की, मान लो 40%, ओके 40% रिटेंशन हो रही, तो आप डिविडेंड कितना दोगे, डिविडेंड आप दोगे 60%, राइट। तो इसलिए 1 - बी का वैल्यू क्या होता है, इसकी वैल्यू है आपकी डिविडेंड, 1 - बी का मतलब है डिविडेंड। नाउ के ई का मतलब है आपका कैपिटलाइजेशन रेट एंड बी आर इज द ग्रोथ रेट। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हमें क्लियर होती जाएंगी चीज़ें। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, द ईपीएस ऑफ द कंपनी इज 15, ईपीएस कितनी है, फर्म की अर्निंग पर शेयर 15 है, और आपका मार्केट रेट ऑफ डिस्काउंट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका 12% है, डिविडेंड एक्सपेक्टेड टू ग्रो, डिविडेंड कितने हैं, ग्रोथ रेट कितना है आपका, तो 10% है, कंपनी कितना रिटेन कर रही है, तो 70% रिटेन करती है। नाउ अब हमें निकालना है मार्केट वैल्यू, तो कैसे निकालेंगे, देखो हमारा फॉर्मूला पे बस आपको पुट करना है। तो ई का वैल्यू क्या है, ई है आपका 15, 1 - बी, 1 है आपका ओवरऑल, और बी कितना हमने देखा, बी है 70% अर्निंग, रिटेन्ड अर्निंग 70%, तो वो हमने लिखा 0.70, 0.70, ओके, डिवाइडेड बाई, अब ये क्या है आपका के ई माइनस बी आर, तो के ई कितना है आपका, तो के ई है 12%, ओके, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% है, और बी आर मीन्स ग्रोथ रेट, तो वो कितनी जा रही है आपकी 10% एनुअली, ओके, ये आपकी 10% जा रही है। तो अब अपना निकलेगा, फिर जब आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द आंसर 225, ओके। तो ये आप एक बार खुद से भी कॉपी पे सॉल्व करके देखना, आपको क्लैरिटी मिलेगी फिर। नाउ अभी क्रिटिसिज्म क्या है गॉर्डन मॉडल के, तो मैंने बोला जो अजम्पशंस है वही क्रिटिसिज्म भी है। तो फर्स्ट तो है, इन्होंने बोला था कि नो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग होगी, जो पॉसिबल नहीं है, ओके, ये हमने वॉल्टर मॉडल में भी समझा। नेक्स्ट इन्होंने बोला कि ऑल इक्विटी फॉर्म होगा, जबकि इट इज़ अज्यूम्ड दैट द रेट ऑफ रिटर्न इज़ कांस्टेंट, बट हाउएवर इट डिक्रीजेज विद मोर एंड मोर इन्वेस्टमेंट। इन्होंने बोला रेट ऑफ रिटर्न जो है वो कांस्टेंट रहेगा, बट ये पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि वो डिक्रीज़ करता रहेगा, आप जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ाओगे वो आपका डिक्रीज़ करता ही जाएगा। अब ये अज्यूम करके चलते हैं दैट कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिमेन्स कांस्टेंट, है ना, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे आपका कांस्टेंट हो सकता है, आप जितना ज़्यादा आपकी बिजनेस रिस्क इंक्रीज़ करेगी उतना ही ज़्यादा आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे करना पड़ सकता है, राइट, तो ये भी कांस्टेंट होना पॉसिबल नहीं है। नाउ नेक्स्ट बोलता है द फॉल्स अजम्पशन इज दैट इन्वेस्टर्स विल बाय एंड होल्ड द शेयर्स फॉर एन इनफाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम। तो क्या ये सच है, मतलब इनफाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम के लिए कैसे इन्वेस्टर्स बाय करेंगे या होल्ड करके रख सकते हैं शेयर्स को, जब उनको इनसिक्योरिटीज़ हो रही है तो शायद वो फिर छोड़कर जा सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, ओके, या वो बाय नहीं करेंगे, उनको कहीं और ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है।
तो ये सारे अजम्पशंस इनके फॉल्स साबित हुए थे, फिर ये इनके क्रिटिसिज्म हो गए। ओके, और आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो, और क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना। और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे अपने और भी जो अपने अप्रोचेस बच गए हैं, डिविडेंड मॉडल्स बच गए हैं, वो सारे भी हम कंप्लीट करेंगे। और किसी तरह की क्वेरी हुई हो क्लास में तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताना। और रिलेवेंट लगी हो क्लास, यूज़फुल लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब कर लो चैनल पे को, रेड बटन पे क्लिक करके ऑल पे भी क्लिक कर लेना, सो दैट आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलती रहे मैं जब भी न्यू क्लासेस लेकर आऊँ। एंड टेलीग्राम पे टारगेट नेट JRF विद वी लर्निंग करके सर्च करो, आप वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हो। वहाँ मैं PDF एंड नोट्स प्रोवाइड करती हूँ अपने क्लासेस की, एंड अपनी क्विजेस भी चलती हैं पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की फॉर इन डेली बेसिस। ओके, तो आप ज़रूर से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, और इंस्टाग्राम पे बर्नवाल 012 करके सर्च करो, वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हो। सो नेक्स्ट क्लास के लिए देखते हैं, नेक्स्ट क्लास जल्दी ही आएगी, हम करेंगे उसमें और सारे अप्रोचेस। ओके, थैंक यू, कीप लर्निंग।